जारिया का कमरा। वो आईने के सामने सजी बैठी थी। उस लाल सूट जोड़े में हल्का पिंक मेकअप, बालों की चोटी बनाकर साइड में गुलाब लगाए थे, माथे पर झूमर और बाकी सब भी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट था। वो ग्लिटरी रोजी मेकअप उस पर बहुत सूट कर रहा था और वो लग भी इतनी बला की खूबसूरत रही थी कि क्या कहना। उस सुर्ख दुल्हन के लिबास में उसकी रंगत कुछ यूं निकल आई थी कि देखने वाला एक पल को सांस लेना भूल जाए। वो हमेशा से खूबसूरत थी, मगर आज पूरी तरह दुल्हन के रूप में सजी हुई किसी और ही जहां की मखलूक लग रही थी। लाल जोड़े की चमक, माथे पर सजा झूमर, हाथों पर रची गहरी मेहंदी और जेवरों की हल्की सी झिलमिलाहट उसके हुस्न को और भी नुमाया कर रही थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान आज उसका हुस्न नहीं, बल्कि उसकी आंखों में ठहरी हुई उदासी थी। झुकी ही पलकों के पीछे जिसे अनगिनत जज्बात कैद थे और चेहरे पर पसरी खामोशी उसके दिल के शोर की गवाही दे रही थी। वो बेजोड़ खूबसूरत लग रही थी, मगर उस खूबसूरती में एक दर्द घुला हुआ था, ऐसा दर्द जो उसे और भी दिलकश बना रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने एक बेहद हसीन तस्वीर में हल्का सा गम भर दिया हो और वही गम उसकी पूरी शख्सियत को और भी गहरा और भी यादगार बना गया हो। वही उसके पास खड़ी फरीदा, जो खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका दुपट्टा ठीक करते हुए कहती है, आज तो तुम्हें काला टीका लगाने के बाद भी खूब नजर लगने वाली है, देखना। सच में मैंने इतनी खूबसूरत दुल्हन कभी नहीं देखी। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, जिस पर जारिया कुछ नहीं कहती। मुझे एक बेजान लाश की तरह वहां बैठी थी, जिसकी निगाहें सामने टिकी थी। ये जोड़ा साहबीर की पसंद का था और उसने पहना किसी और के लिए था, और ये बात उसे कितनी तकलीफ दे रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। फरीदा भी कुछ और कहती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुलता है, जिस पर जारिया और फरीदा दोनों उस तरफ देखते हैं तो दोनों के चेहरे पर जरा उलझन आती है। वही फरीदा हैरानी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूल्हा दुल्हन निकाह से पहले ऐसे नहीं मिलते जफर। कहते वक्त उसकी आवाज जरा सख्त हुई थी। सामने जफर खड़ा था, उस सफेद शेरवानी में पूरी तरह तैयार और बहुत हैंडसम भी लग रहा था। जफर अंदर आता है तो उसकी नजर जारिया पर जाती है। वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी, हालांकि उसका दिल पिघला नहीं था जारिया के लिए। वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, पर वो ये नहीं झुठला सकता था कि वो खूबसूरत है। वो अंदर आकर फरीदा की तरफ देख कर कहता है, तुम एक मिनट बाहर जा सकती हो, मुझे जारिया से बात करनी है। ये सुनकर फरीदा, जिसे वो कभी पसंद था ही नहीं, मुंह बनाती हुई कहती है, क्यों? मैं तो नहीं जा रही, और वैसे भी दूल्हा दुल्हन का मिलना अलाउड नहीं है ऐसे अकेले। 1 घंटे बाद निकाह है, तब मिल लेना। कहते वक्त उसकी आवाज में चिढ़ थी, जिस पर जफर एक नजर जारिया को देखकर बेहद शांति से कहता है, बस 2 मिनट, मुझे बात करनी है, प्लीज। इस बार आवाज में गुजारिश थी, जिस पर फरीदा कुछ कहती उससे पहले जारिया, जो शुरू से जफर को देख रही थी, कहती है, फरीदा तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओगी प्लीज। ये सुनकर फरीदा एक नजर उसे देखती है पर कुछ कहती नहीं है, बल्कि जफर को घूरते हुए वहां से चली जाती है। वहीं उसके जाते ही जफर पूरी तरह अंदर आता है। एक अजीब सी खामोशी थी इसके अंदर। कमरे में भी एक झिझक साफ महसूस की जा सकती थी। इस बीच जारिया की निगाहें जफर पर ही थी और जफर वो खुद भी उसे एक पल देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर जारिया कुछ नहीं कहती, जिस पर जफर उससे नजरें चुराते हुए कहता है, मैं तुमसे माफी मांगने आया था। निकाह के बाद सब बदलेगा, पर जो कुछ भी मैंने अब तक किया उसके लिए मुझे माफ कर दो जारिया। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो माफी के काबिल नहीं, पर मैं बस पागल हो गया था शायद, और उस गलती का गुस्सा तुम पर निकाल रहा था जो तुमने की ही नहीं थी। आई एम सॉरी। कहते कहते उसकी नजरें झुक गई थी। वो काफी शर्मिंदा मालूम हो रहा था, जिस पर जारिया एक नजर उसे देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है जफर, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए खुद को दोष मत दो। कहते हुए वो एक नजर उसे देखती है, जिस पर जफर मुस्कुरा के कहता है, मैं जानता हूँ तुम कभी नाराज भी नहीं रहोगी, पर मैं सब ठीक करूंगा, वादा है मेरा। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ देने की जिम्मेदारी मेरी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिस पर जारिया थकी हुई आंखों के साथ उसे देख के कहती है, मेरी खुशी आप मुझे कोई नहीं लौटा सकता जफर, पर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना काफी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। कोई तुम्हें यहाँ देखेगा तो मुश्किल होगी। तो उसकी बात सुनकर जफर हाँ में सिर हिलाकर जाने के लिए पलटता है, फिर कुछ सोचकर वापस उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, निकाह के बाद मिलते हैं जारिया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर जारिया वो बस खाली आंखों से उसे देखती रह जाती है। इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। वही जफर बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। निकाह में अभी आधे से 1 घंटे का वक्त था, तभी अचानक उसका फोन बजता है, जिस पर वो उसे कान पर लगाता है तो दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है, जो सुनकर उसके चेहरे के भाव जरा सख्त होते हैं और वो कुछ सोचकर अपना फोन रखता है।
फिर पलटकर एक नजर जारिया के कमरे को देखकर वापस अपने कमरे की तरफ जाने की जगह उस तरफ बढ़ जाता है जहाँ से पीछे का दरवाजा था। इस वक्त उसके जहन में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। उस वक्त नीचे निकाह की तैयारियां अपनी उरूज पर थी। पूरे घर में रौनक, चहल पहल और लोगों की आवाजें गूंज रही थी। मुश्किल से 1 घंटा बाकी रह गया था निकाह में और अब लगभग तमाम मेहमान पहुंच चुके थे। हर तरफ खुशियों का समा था, मगर उन खुशियों के बीच जारिया का दिल अजीब सी वीरानी का शिकार था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था मानो उसके सीने पर कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। सांस लेना दुश्वार होता जा रहा था और दिल की धड़कनें बेतरतीब होकर उसे और घबराहट में मुब्तला कर रही थी। वो अपने कमरे में बैठी थी मगर उसका जहन कहीं और भटक रहा था। उसकी नम आंखों के सामने बार बार सिर्फ एक ही चेहरा उभर रहा था, साहबीर का। वही साहबीर जिससे उसने खामोशी से पूरे दिल की गहराइयों के साथ मोहब्बत की थी। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि कुछ रिश्ते बिना कभी उसके हुए भी इंसान की रूह का हिस्सा बन जाते हैं और आज वही हिस्सा उससे जुदा होने जा रहा था। ये सोचकर उसके दिल में एक ऐसी टीस उठती थी कि वो चाहकर भी उसे बयां नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी बरसों की दुआ, उसका सबसे हसीन ख्वाब और उसकी जिंदगी की सबसे अजीज आरज़ू उसकी आंखों के सामने उससे छिनने वाली हो। दुनिया के लिए एक आम निकाह था मगर जारिया के लिए ये उसकी मोहब्बत की खामोश जनाजा नुमा विदाई थी, जिससे वो मुस्कुराते चेहरे और रोशनियों के बीच अकेले सहने पर मजबूर थी। वो कमरे में ही थी तभी सकीना जी वहाँ आती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहती है, माशाअल्लाह मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। ये कहते हुए वो जैसे इसके माथे को छूती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो बुरी तरह बुखार में तप रही थी। ये देखकर सकीना जी हैरानी से कहती है, या अल्लाह जारिया, बेटा इतना तेज बुखार कैसे है तुम्हें? उनके सवाल पर वो नजरें उठाकर उनकी तरफ देखती है तो सकीना जी का दिल धक से रह जाता है। वो नम आंखें जिनमें दर्द साफ झलक रहा था, जो देखकर सकीना जी का दिल पसीजता है। जारिया उन्हें साबिर और जफर से ज्यादा अजीज थी और उसे यूं हाल में देखकर वो फिक्र के साथ कहती है, बच्चा क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने इतने प्यार से कहा था कि अगले ही पल जारिया उनके सीने से लगकर जो से रोने लगती है, जो देखकर सकीना जी प्यार से उसे अपने आगोश में भरती हुई कहती है, बस बेटा कुछ नहीं बदलेगा, तुम तो यही रहोगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बेटा, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी, ऐसे रो नहीं। कहते हुए वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर जारिया रोते हुए कहती है, अम्मी की याद आ रही थी, अम्मी के पास जाना है मामी। कहते कहते वो फूट फूट कर रो रही थी, जिस पर सकीना जी का दिल पसीज गया था। उनके पास सब नहीं थे जो कहकर वो इस मामले में उसका दिल बहला सके। निकाह वो लम्हा होता है जब एक लड़की को अपने वालिदैन की मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। अब वो चाहती है कि उसका बाप उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दुआ दे, उसकी माँ उसकी पेशानी चूम कर उसके डर और घबराहट को अपने आंचल में समेट ले। जिंदगी के नए मोड़ पर कदम रखते हुए हर बेटी अपने वालिदैन की मोहब्बत और तसल्ली की तलबगार होती है, मगर जारिया इतनी खुशनसीब कहाँ थी। उसके वालिदैन तो उसे बरसों पहले तन्हा छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। आज जब चारों तरफ लोगों का हुजूम था तब भी वो अपने आप को हद दर्जा अकेला महसूस कर रही थी। उसके दिल में उठने वाले जज्बात इतने उलझे हुए थे कि शायद वो खुद भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ बिछड़ती मोहब्बत का दर्द था, दूसरी तरफ जिंदगी के सबसे अहम दिन पर अपने माँ बाप की कमी का एहसास जो उसकी रूह तक को चीर रहा था। उसे लग रहा था जैसे इस भीड़ में उसका कोई नहीं, जैसे वो मुस्कुराहटों और मुबारकबादों के दरमियान खड़ी एक ऐसी लड़की हो जिसके दिल में खामोशी से तूफान बरपा हो। वो क्या महसूस कर रही थी, उसके सीने में कितनी तकलीफ दफन थी और उसकी आंखों के पीछे कितने अनकहे आंसू ठहरे हुए थे, ये समझना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज नहीं मिलते और जारिया उसी दर्द को अपने सीने में लिए खामोशी से बैठी थी। सकीना जी ने जैसे तैसे जारिया को चुप करा दिया था पर वो उसे छोड़कर नीचे नहीं गई थी। उन्होंने फैसला ले लिया था कि अब वो निकाह तक उसके साथ ही रहेंगी, क्योंकि जाहिर था वो समझ रही थी कि इस वक्त जारिया को कितनी जरूरत थी किसी अपने की, इसलिए वो उसके पास ही रुक गई। इस बीच फरीदा भी आई। उसने भी जारिया को थोड़ा संभाला, उसका मेकअप ठीक किया और एक बड़ी सी नेट की सुर्ख चुन्नी से उसका चेहरा कवर किया। इस दौरान मेहमान आते रहे और इससे मिलते रहे। वो दुल्हन थी, जाहिर था लोगों में उसे देखने की दिलचस्पी थी और सबके लिए उसकी खामोशी की वजह ये थी कि इस वक्त शायद उसे अपने अम्मी अब्बू की कमी महसूस हो रही है, जो सच तो था पर पूरी तरह नहीं। नीचे निकाह का वक्त लगभग हो गया था। सब मर्द जोहर की नमाज पढ़कर आ गए थे। इस बीच काफी लोग सिर्फ साहबीर से एक पल बात करने का मौका तलाश रहे थे और साहबीर उसकी नजर अपने फोन पर थी, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। तभी अफजल जी, जिन्होंने आज खुद एक सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, वो उसके पास आकर कहते हैं, बेटा काजी साहब आ गए हैं और उन्होंने गुजारिश की है कि निकाह पढ़वा दिया जाए।
क्योंकि उसमें भी वक्त लगेगा और फिर असर का वक्त लग जाएगा। फिर सुनकर साबिर कुछ सोचकर एक नजर ऊपर की तरफ जफर के कमरे को देखता है, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, जी आप पहले जफर को नीचे बुलवा लीजिए, लोग उससे मिलना चाह रहे हैं, अभी तक नीचे नहीं आया वो। उसके बाद सुनकर अफजल जी हाँ में सिर हिलाकर पास खड़ी एक मुलाजिम को आंखों के इशारों से जफर को बुलाने के लिए भेजते हैं और खुद साबिर के पास खड़े रहते हैं, जहाँ से चलते फिरते लोग उन्हें सलाम करके आगे बढ़ रहे थे और अफजल जी भी इस्तकबाल में अपना सिर हल्का सा हिला दे रहे थे। तभी उन्हीं के खानदान का एक आदमी वहाँ आकर कहता है, अफजल मियाँ अब तो वक्त निकल रहा है, जल्दी से निकाह पढ़ाइए। और दूल्हे राजा कहाँ हैं, नजर ही नहीं आ रहे। ऐसा तो दुल्हन भी पर्दे में नहीं रहती जिसे वो छुपे हुए हैं। कहते वक्त उनकी आवाज में एक मजाकिया तंज था, जिस पर अफजल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी आता ही होगा, उसे ही बुलवाया है। उनकी बात सुनकर वो आदमी थोड़ी बहुत बातें करके वहाँ से चला जाता है। वहीं अफजल जी बार बार ऊपर देख रहे थे क्योंकि वो मुलाजिम अभी तक लौटा नहीं था और ना ही जफर का कोई अता पता था। और उनके बगल में खड़ा साबिर उनकी इस बेचैनी को बखूबी नोटिस कर रहा था और वो बिल्कुल खामोश रहता है। और वहीं अफजल जी जरा बेचैन होते हुए कहते हैं, इतनी देर हो गई, ये अभी तक ना मुलाजिम आया और ना जफर। इस लड़की की वजह से कभी कुछ वक्त पर हो नहीं सकता। लगता है मैं खुद जाकर देखना होगा। इतना कहकर वो अभी एक कदम बढ़ाते हैं कि तभी वो मुलाजिम जरा घबराया हुआ सा वहाँ आता है और इससे पहले वो कुछ कहता अफजल जी जरा भड़कते हुए कहते हैं, इतना वक्त लगता है और जफर कहाँ है। कहते वक्त उनकी आवाज तेज नहीं थी, पर हाँ जरा गुस्से में जरूर थी, जिस पर वो मुलाजिम थोड़ा झिझकते हुए कहता है, साहब वो जफर बाबा कमरे में नहीं है। ये सुनकर अफजल जी की आंखें बाहर आने को थी। वो हैरानी से कहते हैं, क्या। कहते हुए इस बार आवाज जरा तेज हुई थी, जिस पर आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं। तो वो खुद को संभाल कर हल्का सा किसी तरह जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, जिस पर बाकी सब फिर बातों में लग जाते हैं। तो वो मुलाजिम को देखकर कहते हैं, ये क्या मतलब है कि जफर कमरे में नहीं है? अगर वहाँ नहीं है तो कहीं और होगा, एक दफा अच्छे से देखो। उनकी बात सुनकर वो मुलाजिम थोड़ा घबराते हुए कहता है, साहब हर जगह देख कर ही आ रहा हूँ, जफर बाबा पूरे घर में नहीं है, मैंने हर कमरे में देखा, यहाँ तक कि दुल्हन के कमरे में भी देख कर आया हूँ। उसकी बात सुनकर एक पल में ही अफजल जी का चेहरा जर्द हुआ था और उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वो घबराते हुए साबिर की तरफ देखते हैं तो साबिर आंखों के इशारे से उनका हाथ समझते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे ही अफजल जी और वो मुलाजिम भी थे। वो तीनों सीधा जफर के कमरे में पहुंचते हैं, जो कमरा वाकई खाली था। बालकनी और बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था, जिसका साफ मतलब था कि वो कमरे में नहीं है। ये देखकर अफजल जी गुस्से में कहते हैं, ये लड़का हमें कहीं शकल दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। साबिर कॉल करो इसे और कहो कि अभी के अभी यहाँ आए। कहते वक्त उनकी आवाज सख्त थी, जिसका साबिर जो उनके हर भाव पर नजर बनाए हुए था, हाँ में सिर हिलाकर अपनी पॉकेट से फोन निकालकर जफर को कॉल करता है, पर रिंग नहीं जाती क्योंकि फोन स्विच ऑफ था। जो देखकर वो कान से फोन हटाते हुए अफजल जी की तरफ देखता है, जो उसे उम्मीद से देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, फोन लगाओ उसे। उनकी बात सुनकर साबिर अपनी गहरी आवाज में कहता है, वो फोन नहीं उठा रहा। ये सुनकर तो अफजल जी को जैसे एक धक्का लगा था। वो 2 कदम पीछे लेकर परेशान होते हुए कहते हैं, अब क्या करें हम, जारिया निकाह के लिए तैयार बैठी है, बाहर से मेहमान है और जफर वो भाग गया है। एक काम करता हूँ, मैं कुछ आदमियों को उसे ढूंढने भेजता हूँ। उनकी बात सुनकर साबिर अपनी गहरी आवाज में कहता है, कोई फायदा नहीं, आप उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये सुनकर अफजल जी नासमझी में उसे देखते हैं तो वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, मेरा मतलब इतना वक्त नहीं है हमारे पास अब्बू, वो कहाँ गया है हम नहीं जानते और नीचे सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बेहतर यही कि आप शादी कैंसिल कर दीजिए। उसकी बात सुनकर अफजल जी उससे नजरें फेरते हुए कहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम जानते भी हो इसमें कितनी बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे और जारिया की क्या नीयत बनेगी, अंदाजा है तुम्हें? लोग सोचेंगे कि कमी होगी उसमें, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। इतना कहकर वो बेचैनी से यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सकीना जी अंदर आकर कहती हैं, आप लोग यहाँ आए, निकाह का वक्त हो रहा है, जारिया भी तैयार है, नीचे काजी साहब भी दूल्हे को बुलवा रहे हैं, जफर कहाँ है? कहते हुए वो यहाँ वहाँ देख रही थी, पर जफर वो कहीं था ही नहीं। जिस पर वो नासमझी में अफजल जी और साहबी की तरफ देखती है तो वो दोनों खामोशी से खड़े थे। पर जहाँ अफजल जी के चेहरे पर घबराहट, गुस्सा और बेचैनी थी, तो वहीं साबिर के चेहरे को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उसके जहन में क्या चल रहा है। जो देखकर वो नासमझी में कहती हैं, क्या हुआ है, आप दोनों खामोश क्यों हैं और जफर कहाँ है? इस बार उनकी आवाज तेज हुई थी और घबराई हुई भी थी, जिस पर अफजल जी उनकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, भाग गया वो। ये सुनकर सकीना जी की आंखें हैरानी से बड़ी होती हैं और उनके कदम अचानक लड़खड़ाते हैं, जिस पर साबिर तुरंत उन्हें संभालते हुए कहता है,
आराम से अम्मी, संभालिए खुद को। उसकी बात सुनकर वो बेयकीनी में उसके चेहरे को देखती है। उन्हें लग रहा था ये सब मजाक है, पर जब उन्हें एहसास हो जाता है कि अफजल जी मजाक नहीं कर रहे, तो वो बेयकीनी में नम आंखों से बड़बड़ाती हुई कहती है, ऐसा कैसे कर सकता है वो? जारिया मेरी बच्ची, वो तैयार बैठी है निकाह के लिए और जफर को उसे छोड़कर चला गया। या अल्लाह, ये क्या जाती है उसके साथ? और जफर तो तैयार था, अभी थोड़ी देर पहले कमरे में उसे देख कर आई थी, तब तो उसका ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा था। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही अफजल जी जरा गुस्से में कहते हैं, उस पर भरोसा करके हमने गलती कर दी। आज जारिया की इज्जत दांव पर लगा कर भागा है वो। कहते वक्त उनकी आवाज में बेतहासा गुस्सा था, जिस पर किसी के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए सब खामोश रह गए। पर इस खामोशी में एक घबराहट मौजूद थी। तभी अचानक कुछ सोचते हुए अफजल जी के जहन में कुछ आता है और वो साहवीर की तरफ देख कर कहते हैं, साहवीर। उनके पुकारने पर साहवीर नजरें उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, जी अब्बू। उसके जवाब पर वो एक पल रुक कर कहते हैं, तुम्हें जारिया से निकाह करना होगा। उन्होंने जैसे एक सांस में बिना किसी भाव के कहा था। वही उनकी बात सुनकर सकीना जी की आंखों में भी हल्की सी चमक लौटी थी। वही अफजल जी की बात सुनकर साहवीर तुरंत कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं अब्बू? ये मुमकिन नहीं है, मैं उससे निकाह कैसे कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नीचे जाइए और मना कर दीजिए। कहते हुए उसकी आवाज जैसे उस कमरे में गूंजी थी और उसकी आवाज सख्त भी हुई थी। एक पल को उस बड़े से कमरे में लोगों की मौजूदगी के बाद भी खामोशी थी। साहवीर जो एक तरफ खड़ा था, उसका चेहरा बेहद सख्त था और उसके पास ही खड़ी सकीना जी के चेहरे पर बेचैनी। वो जैसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी, और यही परेशानी अफजल जी के चेहरे पर भी थी। पर परेशानी के साथ साथ एक डर भी था, अपनी इज्जत खो देने का डर, क्योंकि उनकी भतीजी कमरे में बैठी थी जिसका निकाह उनके छोटे बेटे से होना था और वो निकाह से भाग चुका था। ये सोचकर एक गहरी सांस लेकर वो साहवीर की तरफ देख कर कहता है, साहवीर बात समझने की कोशिश करो और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ही आज जारिया से निकाह करना होगा। उनकी बात सुनकर साहवीर गुस्से में उनकी तरफ देख कर कहता है, अब्बू निकाह मजाक नहीं है और न जारिया की जिंदगी। पहले ही वो बहुत तकलीफ में है और अब आप उसे एक और तकलीफ में बांध रहे हैं। गाय नहीं हो जिसे जब चाहे जिस खूंटे से बांध दिया जाए। और कौन सी इज्जत? भागी वो नहीं है, आपका बेटा भागा है, उसकी कीमत वो क्यों चुकाए? मेरी नजर में उसकी इज्जत कम नहीं होगी, आज उसका निकाह हो या ना हो। कहते कहते उसकी आवाज तेज हुई थी। वो हरगिज राजी नहीं था कि इज्जत के नाम पर किसी की भी बलि दे दी जाए। वही उसकी बात सुनकर अफजल जी जरा सीरियस आवाज में कहते हैं, तुम बात नहीं समझ रहे साहवीर, गलती हमारे बेटे की है, पर उसका कर्ज जारिया को चुकाना होगा। उस बिन माँ बाप की बच्ची को सब बातें सुनाएंगे। जानते भी हो, अगर एक लड़की को छोड़ दिया जाए तो माशरे में क्या इज्जत रहती है उसकी। हम तुमसे उससे निकाह करने के लिए इसलिए नहीं कह रहे कि हमारी इज्जत की फिक्र है, बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग उसे तंज कस कर जीने नहीं देंगे। बेटा, उसकी माँ ने मरने से पहले बड़ी उम्मीद से अपना भाई होने के नाते मुझे उसकी जिम्मेदारी दी थी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसे। कहते कहते उनकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। वो वाकई इमोशनल हो गए थे, जो देखकर साहवीर मुझसे फेर लेता है। तभी सकीना जी कहती है, हाँ साहवीर, तेरे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बदनामी होगी जारिया की बेटा। उनकी बात सुनकर साहवीर सख्ती से कहता है, और कौन बदनाम करेगा उसे? ये मासरा जिसमें इतनी समझ नहीं है कि उसके हालात समझ पाए। आप इस मासरे में दबकर उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। 13 साल छोटी है मुझसे, समझते भी हैं आप इसका मतलब। ऊपर से मेरे माँ जी के बारे में जानती है ना, मेरे सामने खड़ी होने पर कांपती है वो, बिना अटके चार शब्द नहीं बोल पाती। और आप चाह रहे हैं मैं उससे निकाह करूं? और क्या हो जाएगा अगर निकाह ना हुआ तो? सिर्फ 21 साल की है वो, अभी पढ़ने की उम्र है उसकी, मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगा। अगर आपको आगे उसके यहाँ रहने से मसला है तो मैं पढ़ाऊंगा उसे और उसकी जिम्मेदारी भी लूंगा, पर ये जबरदस्ती किसी से भी निकाह कराना ये गलत है। उसकी बात सुनकर इस बार अफजल जी भी सख्ती से उसे देखते हुए कहते हैं, अच्छा, और किस हक से जिम्मेदारी लोगे इसकी? जब 4 लोग पूछेंगे क्यों कर रहे हो उसके लिए सब, तो क्या कहोगे? उनकी बात सुनकर साहबी जरा चिढ़कर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अफजल जी कुछ पल उसे देखकर आगे कहते हैं, ठीक है, फिर अगर तुम्हें नहीं करना उससे निकाह तो ठीक है, हम किसी और से करा देंगे, पर जारिया का निकाह आज ही होगा, क्योंकि मैं अपनी औलाद की गलती की सजा उसे नहीं भुगतने दूंगा। उनके ये कहते ही सकीना जी और साहबी दोनों हैरान हो जाते हैं। ये फैसला बेहद मुख्तलिफ था। जिस पर सकीना जी कोई हैरानी जाहिर करती, उससे पहले ही साहबीर गुस्से में कहता है, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कैसे किसी अनजान के हाथों से सौंप सकते हैं? उसके ये कहते ही अफजल जी उसे घूरते हुए कहते हैं, जफर भी तो बेटा था, वो तो अनजान नहीं था, पर छोड़ गया ना जारिया को।
जब उसने एक दफा नहीं सोचा तो किस पर भरोसा करे। एक तुमसे उम्मीद है पर तुम तो जिद पर अड़े हो, लेकिन अब हमारी भी जिद है। या तो आज तुम उससे शादी करोगे या कोई और, पर जारिया की शादी आज ही होगी। इतना कहकर वो उसे घूरते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर सकीना जी साबिर से कहती हैं, बेटा मान जाओ, क्यों जिद पर अड़ा है। जारिया का तो सोच। उनकी बात सुनकर भी वो खामोश ही रहता है। इधर अफजल जी भी दरवाजे तक पहुंच गए थे, पर इससे पहले वो कदम बाहर रखते साबिर की सख्त आवाज उनके कानों में आती है, किसी और को उसके लिए चुनने की जरूरत नहीं है। आपने पहले भी चुना था, उसका नतीजा सामने है। मैं करूंगा उससे निकाह, सबके सामने मैं उसे कबूल करूंगा। कहते वक्त उसकी आवाज सख्त हुई थी, जिस पर अफजल जी के कदम ठहरते हैं और वो पलट कर उसकी तरफ देखते हैं। साबिर के जवाब पर उन्हें एक सुकून सा मिला था। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।